हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मेरा प्री एक्लेम्सिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपरों में गाइस ये 15 नंबर में आ रखा था प्री एक्लेम्सिया। ओके गाइस, तो मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, कुछ इस तरीके से आता है। या तो ये आएगा हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करके आएगा, अलग नाम से भी आ सकता है, ठीक है। गिव इट्स क्लासिफिकेशन, या तो आएगा कि प्री एक्लेम्सिया के ही नाम से आएगा। डिफाइन प्री एक्लेम्सिया, राउट डाउन क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ओके गाइस, तो इसके क्या है, क्लिनिफिकेशन जो फीचर हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, ये भी पूछी जाती है। तो चलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। ये 15 नंबर में जो है रिपीट होता रहता है, और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। तो देख लेते हैं, आप मेरे नोट्स बना सकते हो, बाकी मैं अपने नोट्स आपको समझा देती हूँ। चलते हैं, पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे गाइस, हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। ये बोल रहा है कि जो हाइपरटेंशन है वो वन ऑफ द क्या है, एक कॉमन डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी में। ओके गाइस, एंड क्या है, मोस्टली वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। और क्या कॉज करता है ये, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी माने डेथ रेट। ओके ना गाइस, ये बोल रहा है इसी की वजह से क्या कॉज होता है, हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो कॉज होता है। तो इतना समझ आ गया गाइस, फटाफट से आगे चलते हैं, फिर देख लेते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। अब हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर देख लेते हैं हम, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया गाइस हम अभी पढ़ेंगे, ओके। और एक्लेम्सिया मैं बता दूं, जब प्री एक्लेम्सिया जो है बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज में चला जाता है, क्या, प्री एक्लेम्सिया जब सीरियस स्टेज में चला जाता है, तो उसको, तो सीरियस स्टेज में जाने के बाद किस में वो बदल जाता है, एक्लेम्सिया में बदल जाता है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज होती है जो एक्लेम्सिया होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को सीजर आने लगते हैं। ओके ना, उसके बाद हम देखेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये तब होता है गाइस कि जब मदर क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर का क्या है, मतलब कि बीपी बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई हो जाता है बिना किसी सिग्निफिकेंस के। प्री एक्लेम्सिया और प्रोटीनूरिया, मतलब कि इसमें कोई साइन देखने के लिए नहीं मिलता प्री एक्लेम्सिया का, और ना तो प्रोटीनूरिया का, पर तभी भी क्या हो जाता है, ये क्या है, कॉज कर जाता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन। और उसके बाद देखें क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है जब मदर को प्रेगनेंसी से पहले से ही क्या होगी, बीपी जो हाइपरटेंशन होगा ना, उसका प्रॉब्लम होगा, और ड्यूरिंग द क्या है, प्रेगनेंसी में ये क्या है, बढ़ जाएगा और क्या करेगा, दिक्कत कॉज करेगा। ओके गाइस, तो थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में बता लिया, आगे देख लेते हैं गाइस। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप मेरे नोट्स लिखते रहना, बाकी मैं अपने नोट्स आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। ओके गाइस, समझना है तो वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं। प्री एक्लेम्सिया इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ये बोल रहा है कि जो प्री एक्लेम्सिया होता है, ये क्या होता है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। इतना आपको याद हो गया कि प्री एक्लेम्सिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है ऑफ अननोन इटियोलॉजी, और इसकी इटियोलॉजी मतलब इसका जो कॉज होता है ना, वो अननोन होता है, ठीक है ना, अभी तक मतलब पता नहीं चल पाया है एग्जैक्टली। फिर है करेक्टराइज बाय डेवलप ऑफ हाइपरटेंशन टू द एक्सटेंड ऑफ 140/90 mmHg। अब ये बोल रहा है इसमें डेवलप हो जाता है हाइपरटेंशन, और एक्सटेंड मतलब कहाँ तक बढ़ जाता है, 140/90 mmHg तक बढ़ जाता है। तो इतना आपको समझ आ गया कि इसमें जो हाइपरटेंशन डेवलप होता है वो एक्सटेंड कहाँ तक पहुँच जाता है, पूरा 140/90 mmHg तक पहुँच जाता है। तो इतना गाइस आपको समझ आ गया, आगे देख लेते हैं। और मोर विद प्रोटीन यूरिया इंड्यूस्ड बाय प्रेगनेंसी। और ये बोल रहा साथ ही साथ क्या होता है, प्रोटीन यूरिया इंड्यूस्ड बाय क्या है, प्रेगनेंसी। इसमें जो है प्रोटीन यूरिया भी क्या हो जाता है, देखने को मिल जाता है प्रेगनेंसी में, इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में, ठीक है। पर ये कब होता है, ये होता है आफ्टर 20 वीक। कब होता है, कब होगा, आफ्टर 20 वीक होगा ये, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन यूरिया जो इंड्यूस्ड होता है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। और कब मिलेगा ये देखने के लिए, आफ्टर 20 वीक। कब मिलेगा, आफ्टर 20 वीक में मिलेगा, ठीक है। और जबकि क्या होता है गाइस, प्रीवियसली यानी कि पहले क्या है, नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन प्रोटीन यूरिक वुमन,
अब किन में देखने को मिलता है, जिनको जो है प्रीवियसली यानी कि पहले उनको क्या होगा, नॉर्मल बीपी रहा होगा, उनका नॉर्मल बीपी नॉर्मोटेंसी मतलब नॉर्मल बीपी रहेगा, नॉन प्रोटीन यूरिया मतलब उनके यूरिन में प्रोटीन के कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, प्रोटीन नहीं होगा, ऐसी वुमन में ये हो जाता है, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये है कि प्रीवियसली उनमें ना तो हाइपरटेंशन दिखा, हाइपरटेंशन भी उनका नॉर्मल रहता था, और ना तो उनमें क्या है नॉन प्रोटीन यूरिया था, ठीक है। उसके बाद भी क्या है ये दिखने को मिलता है, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया। गाइस अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लग रही है या ज़्यादा बड़ी लग रही है तो मैंने आपके लिए ईजी सी डेफिनेशन भी लिखी है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अ कॉमन ह्यूमन स्पेसिफिक डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या बोल रहा है, ये एक कॉमन ह्यूमन स्पेसिफिक डिजीज है प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। इसको करेक्टराइज किया जा सकता है बाय नोवल एंड प्रोग्रेसिव हाइपरटेंशन। क्या बोला गया है इसको, नोवल और एक प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ क्या है, हाइपरटेंशन है ये, ठीक है। एंड प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20 वीक गेस्टेशनल, और क्या बता रखा है इसमें कि प्रोटीन यूरिया हो जाता है, देखने को मिलता है। कब देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, आफ्टर 20 वीक गेस्टेशनल, जब 20 वीक हो जाएंगे ना, गेस्टेशनल मतलब जब मदर को क्या है प्रेग्नेंट हुए 20 वीक हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हमें प्रोटीन यूरिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही मतलब है इसका, प्रोटीन यूरिया आफ्टर 20 वीक गेस्टेशनल। ओके गाइस, तो आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगी आप उसे लिख सकते हो। बाकी मैं अपने नोट्स आपको पढ़ के सुना ही रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। समझ ना आए तो आप फिर से रिपीट करके एक बार और देख सकते हो। फिर देखते हैं इटियोलॉजी गाइस, एक्लेम्पसिया की इटियोलॉजी जो है पूछी जाती है, ठीक है ना, तो देख लेते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वैसे, तो देख लेते हैं। द एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन, ये बता रहा है कि जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, ठीक है गाइस। तो हम क्या देखेंगे, इसके रिस्क फैक्टर देखेंगे, ओके ना, कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है प्री एक्लेम्पसिया के। तो सबसे पहले देख लेंगे प्रीमी ग्रेविडा, ये बोल रहा है प्रीमी ग्रेविडा जो है इसके रिस्क में हो सकती है, ठीक है ना, ये रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं हम इसको प्रीमी ग्रेविडा को। फिर हो गया फैमिली हिस्ट्री और हाइपरटेंशन, अगर फैमिली में क्या है किसी की हिस्ट्री होगी हाइपरटेंशन की, है ना, किसी फैमिली मेम्बर की। अगला देखेंगे प्लेजेंटल एबनॉर्मलिटी, अब क्या बोल रहा है कि अगर प्लेजेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तभी भी हो सकता है, ओबेसिटी होगी तभी भी हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग वैस्कुलर डिजीज, अब क्या बोल रहा है प्री एग्जिस्टिंग वैस्कुलर डिजीज अगर किसी को होगी तो भी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं, ओके गाइस, तो आप लिख सकते हो इन्हें। बाकी मेरा लिखा हुआ कुछ समझ में ना आए इसीलिए मैं आपको पढ़ के भी सुना रही हूँ और समझा भी रही हूँ। फिर देख लेते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन प्री एक्लेम्पसिया। अब गाइस जो इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है ना, मतलब कि जो इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है प्री एक्लेम्पसिया की, ये भी क्या है दो टाइप में है। कैसे, ए और बी, एक होती है माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया, एक होती है सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन प्री एक्लेम्पसिया की। द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया इज प्रिंसिपली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर मैनेजमेंट पर्पस। ये बोल रहा है कि जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होती है प्री एक्लेम्पसिया की, वो प्रिंसिपली जो है वो नियम के अनुसार क्या है कि डिपेंडेंट होती है, किस में डिपेंड करती है इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर का लेवल कितना है उसमें डिपेंड करती है, ठीक है ना, फॉर मैनेजमेंट पर्पस। और क्या है उसका मैनेजमेंट पर्पस, उद्देश्य के मतलब उसका मैनेजमेंट हम उसी हिसाब से करेंगे ना जिस हिसाब से हमें लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर का पता चलेगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर में डिपेंड करती है पूरी तरीके से इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो देख लेते हैं, मैंने बताया था पहला है हमारा माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया, तो माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया हम देख लेते हैं। तो माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140/90 mmHg। क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है रिस्क नहीं, राइज, देयर इज़ अ राइज ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140/90 mmHg। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, और मोर देन कितना हो जाता है 140/90 mmHg हो जाता है इसमें। तो इतना समझ आ गया, कितना बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, मोर देन 140/90 mmHg तक हो जाएगा इसमें, ठीक है गाइस। बट इसमें क्या होगा, लेस देन 160 mmHg सिस्टोलिक, ठीक है ना। पर क्या बोल रहा है ये, बट लेस देन कितना रहेगा 160 mmHg जो है हमारा सिस्टोलिक रहेगा, और 110 mmHg हमारा क्या रहेगा
डायस्टोलिक रहेगा। तो आपको याद रखना है सिस्टोलिक कितना रहेगा, डायस्टोलिक कितना रहेगा। तो देख लेते हैं, लेस देन 160 mm Hg हमारा सिस्टोलिक है, याद रखना लेस देन 160 mm सिस्टोलिक है, और 110 mm Hg हमारा डायस्टोलिक है। ठीक है ना गाइस, इतना समझ आ गया। विदाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया, विदाउट मतलब बिना किसी साइन के, बिना किसी सिग्निफिकेंस के प्रोटीन यूरिया की, मतलब कि कोई सिग्निफिकेंस, कोई साइन नहीं देखा जाता प्रोटीन यूरिया का। ठीक है ना, किसमें, मदर में। इतना आ गया समझ में। अब सीवियर देखेंगे हम। ठीक है ना, अभी तक हमने देखा माइल्ड, अब हम देखेंगे सीवियर। तो देख लेते हैं सीवियर में क्या है। अब देखेंगे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 160 mm Hg। अब ये बोल रहा है कि सीवियर में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 160 mm Hg होता है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इसमें मोर देन कितना रहता है, 160 mm Hg रहता है। ओके गाइस, इतना समझ आ गया। और क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 110 mm Hg। अब बोल रहा है डायस्टोलिक की बात हो रही है। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 110 mm Hg होता है। तो आपको डायस्टोलिक भी याद रखना है। सीवियर में कितना हो जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 110 mm Hg हो जाता है। ठीक है, 110 mm Hg हो जाता है। फिर उसके बाद है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ठीक है, एविडेंस मतलब क्या क्या देखने को मिलता है हमें, प्रोटीन यूरिया हो गया, क्या यूरिन में क्या प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है, ओलिगो यूरिया हो गया। ओके ना, लैक ऑफ यूरिन हो जाता है, ओलिगो यूरिया हो गया। और सेरिबलर और वेस्कुलर डिस्टर्बेंस, क्या कौन सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, एक तो सेरिबल और दूसरा वेस्कुलर डिस्टर्बेंस। और सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, इसमें क्या होगा, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। किसमें, सीवियर में। ठीक है ना, सीवियर में देखने को मिलेगा हमें। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर। ठीक है ना, क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं गाइस क्या क्या होते हैं इसके ना। क्लिनिकल फीचर भी पूछे जाते हैं और इटियोलॉजी भी पूछी ही जाती है लगभग, क्योंकि हम पे भी पूछी गई थी गाइस। और मेरे यही वो नोट्स है जो मैंने पेपर में भी इन्हीं को ही लिखा था। ठीक है, वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद है प्री एक्लेम्सिया फ्रिक्वेंटली अकर इन प्रीमिगेडिया। ये क्या है, प्री एक्लेम्सिया जो फ्रिक्वेंटली क्या है, क्या है, अकर कर जाता है प्रीमिग्रेविडा में। प्रीमिग्रेविडा में ये हो जाता है। ठीक है, देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है द क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन यूजुअली अपेयर आफ्टर द 20 वीक। अब ये बोल रहा है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना, जो साइनम सिम्टम है वो कब अपेयर होते हैं, आफ्टर 20 वीक। जब जो है 20 वीक हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या है, अपेयर होने लग जाते हैं क्लिनिकल जो साइनम सिम्टम है मदर में। ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में अपेयर होने लग जाते हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे गाइज हम माइल्ड सिम्टम। ओके गाइज, इसमें ना सिम्टम को भी क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। अब सबसे पहले हम माइल्ड सिम्टम देखें। माइल्ड सिम्टम में क्या क्या होता है, स्लाइट स्वेलिंग ओवर द एंकल। क्या बोल रहा है कि जो एंकल में क्या देखी जाएगी, स्वेलिंग देखी जाएगी। उसके बाद है टाइटनेस ऑफ द रिंग ऑन द फिंगर्स, और टाइटनेस देखी जाएगी। जिसमें आपने रिंग पहनी होगी उस रिंग फिंगर में क्या है, उसमें थोड़ा सा ना टाइटनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्रेजुअली स्वेलिंग में एक्सटेंड टू बी फेस। अब ये बोल रहा स्वेलिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, फेस में देखी जा सकती है, एब्डोमिनल वॉल का, कौन सी वॉल, हमारी जो एब्डोमिनल की वॉल है उसमें देखने को मिल सकती है, वल्वा में देखने को मिल सकती है, इवन द वूल बॉडी, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में भी देखने को मिल सकती है स्वेलिंग। ठीक है ना, इतना देख लिया, समझ आ गया गाइस। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखेंगे गाइस हम अलार्म साइन। अब अलार्म साइन हमारे क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम अलार्म साइन में देखेंगे हम हेडेक। ओके गाइस, क्या देखेंगे, हेडेक, सर में क्या है, बहुत तेज दर्द होगा। फिर है डिस्टर्ब स्लीप, हमें क्या है, सोने में दिक्कत होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी स्लीप। और क्या है, डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट, मैंने क्या बोला था, ओलिगो यूरिया हो जाएगा, यानी कि डिमिनिश्ड हो जाएगा, यूरिन आउटपुट जो है कम हो जाएगा। उसके बाद है क्या एपिगैस्ट्रिक पेन, और क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एपिगैस्ट्रिक जो रीजन होता है हमारा एब्डोमेन का, वहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन होगा बहुत ज़्यादा। आई सिम्टम, अब आई में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे हमारे, देयर में भी ब्लरिंग, क्या है कि हमें क्या आंखों से ब्लर, धुंधला दिखने लगेगा। डिमिनिश्ड ऑफ विजन जो है डिमिनिश्ड हो जाएगी, एकदम ही क्या है, मतलब ना के बराबर दिखने लग जाएगा। और एट टाइम कंप्लीट ब्लाइंडनेस, और एक टाइम ऐसा आता है कि क्या होती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी इसमें हो सकती है।
तो ये हमारे अलार्म साइन थे गाइस, ठीक है। हेडेक हो गया, स्लीपिंग डिस्टर्ब हो गया, स्लीप और डिमिनिश्ड हो जाता है यूरिन आउटपुट, एपिगेस्ट्रिक पेन हो गया, आई सिम्टम में देखा हमने ब्लरिंग हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाते हैं विजन और कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेरा लिखा हुआ मैं पढ़ के भी सुना रही हूँ तो आप बना सकते हो नोट्स फटाफट। साइन देखेंगे हम, एबनॉर्मल वेट गेन, इसमें क्या है, ये नॉर्मल साइन है जो होते ही होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल वेट गेन हो जाता है, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। गाइज इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या कराना है, यूरिन एनालिसिस कराना है। क्या कराना है हमें इन्वेस्टिगेशन में, यूरिन एनालिसिस हमें कराना है। फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन। अब गाइज इसमें आई की दिक्कत हो रही थी तो क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन कराएंगे और क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ओके गाइस। और इसमें ना गाइस हम जैसे कि प्लेटलेट, वैसे तो प्लेटलेट ये सब गाइस हमें ब्लड स्टडी में ही पता चल जाएगा, पर इसमें जैसे कि रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं ना, है ना। रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये आप ऐड कर देना। बाकी गाइस हम देख लेते हैं, इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे हम प्री एक्लेम्पसिया का, ठीक है गाइस। तो ट्रीटमेंट क्या देखेंगे हम, प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन सीवियरिटी। अब ये बोल रहा है कि ट्रीटमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है किसमें, सीवियरिटी में, ठीक है ना। गेस्टेशनल एज में डिपेंड करता है, मैटरनल कंडीशन में कि मदर की कंडीशन कैसी है और फीटल की कंडीशन कैसी है, इन सब में क्या है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइल्ड, उसके बाद देखेंगे हम सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। सबसे पहले देख लेते हैं हम पॉइंट नंबर 1, माइल्ड विदाउट सीवियर फीचर। माइल्ड होगा क्या, विदाउट सीवियर फीचर, इसमें सीवियर फीचर उतने देखने को मिलेंगे नहीं। क्या है ट्रीटमेंट में, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग एंड एंटीनेटल असेसमेंट। ये बोल रहा है क्या है, रेगुलरली क्या कराना है, बीपी मॉनिटरिंग कराना है और एंटीनेटल असेसमेंट। जो क्या, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो क्या कराते हैं, जो एंटीनेटल असेसमेंट होते हैं ना, एंटीनेटल जो क्लिनिकल चेकअप होते हैं वो कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है चेक यूरिन प्रोटीन। हमें देखना है कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा तो नहीं है, ठीक है। सीबीसी और प्लेटलेट देखेंगे, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट और प्लेटलेट देखेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर एंजाइम देखेंगे हम, ठीक है। तो ये याद हो गया, आपको पता चल गया। आगे देखते हैं फीटल सर्विलेंस। अब फीटल सर्विलेंस में क्या क्या देखेंगे, फीटल मूवमेंट। हम क्या है, फीटल यानी जो बेबी, उसका मूवमेंट देखेंगे कैसा है, अल्ट्रासाउंड होगा, है ना, अल्ट्रासाउंड होगा तभी पता चलेगा हमें। ग्रोथ असेसमेंट की, ग्रोथ कैसी हो रही है फीटस की, अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही। फिर है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन व्हेन इंडिकेटेड, अगर जो है ज़रूरत है तभी हमको ये देनी है, ठीक है ना। इतना समझ आ गया गाइस। तो आगे देख लेंगे हम सीवियर प्री एक्लेम्पसिया, ओके। क्लोज मैटरनल फीटल मॉनिटरिंग, हमें जो क्लोजली क्या करनी है, मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग करनी है। दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीजर एक्लेम्पसिया। ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो हमें यूज़ करनी है प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट इसका यही है कि मैग्नीशियम सल्फेट इसमें यूज़ होती है प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट करने के लिए किसका, सीजर का। सीजर यानी कि एक्लेम्पसिया मान सकते हो आप, ठीक है, सीजर एक्लेम्पसिया, क्योंकि सीवियर स्टेज में चला जाएगा तो क्या वो कहलाएगा, एक्लेम्पसिया कहलाएगा, जिसमें क्या है सीजर भी आते हैं। फिर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसमें क्या दी जाएगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाएगी फॉर सीवियर हाइपरटेंशन। अगर जो बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा तभी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इसमें दी जाएगी। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो आपको पता होगी, लेबेटालोल हो गया, निफिडिफिन हो गया, ठीक है, हाइड्रालाजीन हो गया। और आगे देख लेते हैं हम, तो ये मेडिसिन के नाम देख लिया आपने, लेबेटालोल, हाइड्रालाजीन और निफिडिफिन। क्या है ये, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। किसके लिए यूज़ होते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए। फिर देख लेते हैं गाइस, हम आगे देख लेते हैं, मॉनिटर करना है हमें, अगला पॉइंट मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट में, मतलब यूरिन आउटपुट हमको क्या है, मॉनिटर करते रहना है कि कितना उसने क्या किया, कितना उसने आउटपुट किया, है ना, देखते रहेंगे। और रिफ्लेक्स देखेंगे उसके, ठीक है ना, रिफ्लेक्स देखेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है हमको, है ना, प्रेग्नेंट वुमन का क्या देखना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, प्लेटलेट और लीवर और रीनल फंक्शन देखना है हमें, ठीक है गाइस, प्लेटलेट और
लीवर एंड रीनल फंक्शन उसका क्या करना है, किडनी फंक्शन उसका हमें देखना है अच्छे से। फिर आगे चलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी गिवन व्हेन अर्ली प्रीटर्म डिलीवरी टू इम्प्रूव द फीटल लंग मैच्योरिटी। इस लाइन का मतलब ये है गाइस कि इसमें क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है। मे बी कब देंगे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जब जो है अर्ली प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी। क्या है, डिलीवरी का भी क्या है, एक समय होता है गाइस, ठीक है। अगर उस समय से क्या पहले डिलीवरी हो जाएगी ना, उसको अर्ली प्रीटर्म डिलीवरी बोलेंगे, ठीक है। दी गई डेट से पहले क्या है, अगर जो प्रीटर्म डिलीवरी हो गई, बच्चे की पहले ही डिलीवरी हो गई, तो क्या होता है कि इम्प्रूव फीटल लंग्स मैच्योरिटी। तो इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे इम्प्रूव करने के लिए फीटल लंग मैच्योरिटी, जो बच्चे के जो लंग्स है ना उनकी मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। लंग्स का क्या है, अच्छे से डेवलप हो सके, वो लंग्स ना मैच्योर हो सके अच्छे से, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है। फिर देखते हैं गाइस, तो ये लाइन समझ आ गई गाइस आपको कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी गिवन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम देंगे अर्ली प्रीटर्म डिलीवरी के लिए देंगे हम, ठीक है, ताकि क्या हो, इम्प्रूव हो जाए फीटल लंग मैच्योरिटी, जो फीटस है हमारा बेबी है उसके लंग मैच्योरिटी मतलब अच्छे से मैच्योर हो जाए। फिर आगे गाइस हम सीधा सीधा देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ओके गाइस, नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने 13 पॉइंट लिखे हैं गाइस, आप भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो मैनेजमेंट में, ठीक है ना। जैसे कि आप उसमें ऐड कर सकते हो कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो देख लेते हैं, मैं मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या पता गाइस वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट क्या पता इस बार आप पे पूछ ले, है ना, ट्रीटमेंट पूछ ले, और नर्सिंग मैनेजमेंट भी ऐड करके दे दे 15 मार्क्स में अगर आए ये तो, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा भी लिख लिया। एडमिट एंड असिस्ट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, नर्स को जब एडमिट करना है और असिस्ट करना है उसको, पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लेम्सिया की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं हम, मेंटेन ब्लड रेस्ट एंड क्विट इन्वायरमेंट, रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलाई। ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, मेंटेन करना है अच्छे से, क्या है, मदर को बेड रेस्ट करवाना है, और क्या है, एक शांत इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कराना है, और रिड्यूस करना है अननेसेसरी स्टिमुलाई, जो हल्ला गुल्ला है, ठीक है, उन सब से क्या करना है उनको, मतलब उस प्लेस से थोड़ा दूर होना चाहिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि क्या है उनको आराम करने में ईज़िली कंफर्टेबल हो। फिर देखेंगे अगला पॉइंट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली। अब क्या बोल रहा है कि हमें ब्लड प्रेशर को रेगुलरली क्या करना है, मॉनिटर करने को बोल रहा है। रिकॉर्ड एक्यूरेटली, क्या करना है, उसे एक्यूरेटली क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ओके गाइस, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट इन, क्या है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड। ये बोल रहा है हमें मॉनिटर करना है यूरिनरी आउटपुट, है ना, कि मदर का यूरिनरी आउटपुट कितना, हमें अच्छे से मॉनिटर करना है, और मेंटेन करना है हमें स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड्स। हमें जो है जो यूरिनरी आउटपुट जो हमने मॉनिटर किया उसको जो है स्ट्रिक्टली इनटेक और आउटपुट हमें अच्छे से रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, चेक द प्रोटीन यूरिया एज ऑर्डर। हमें जो है प्रोटीन यूरिया क्या करना है, चेक करना है। प्रोटीन यूरिया यानी कि जो क्या होता है यूरिन में, जो क्या है इसमें प्रोटीन का क्या हो रहा है, प्रोटीन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे ना सिक्स पॉइंट, असिस्ट फॉर डेंजर साइन। हमें जो असिस्ट करने हैं डेंजर साइन मदर में, कि ये सारे, अब डेंजर साइन हमारे क्या क्या हैं, सच अ सीवियर, जैसे कि सीवियर डेंजर साइन हमको असिस्ट करने हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, हेडेक हो गया, हमें पूछना है, हमें देखना है कि बहुत ज़्यादा हेडेक तो नहीं हो रहा, ब्लर विजन की कहीं धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा, एपिगेस्टिक पेन कहीं एपिगेस्टिक पेन तो नहीं हो रहा, नोजिया तो नहीं हो रही, है ना, उल्टी तो नहीं हो रही, है ना, वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, हमें देखना है। फिर अगला हो गया 7 पॉइंट, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट। हमें जो है मॉनिटर करते रहना है रेस्पिरेटरी रेट, है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी क्या करना है, देखते रहना है, ठीक है। और स्पेशली ड्यूरिंग क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी,
ठीक है। जब मैग्नीशियम सल्फेट क्या है थेरेपी चल रही हो उस दौरान हमें क्या करना है, अच्छे से मॉनिटर करना है, एक तो रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है ना। जब मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी चल रही होगी उस दौरान, तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया, इतना समझ आ गया गाइस। आगे चलते हैं 8th पॉइंट में, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हमें क्या है एडमिनिस्टर करनी है, प्रिस्क्राइब को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की होगी ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो ठीक है, वो हमको एडमिनिस्टर करनी है, देनी है पेशेंट को, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है द रिस्पॉन्स भी ऑब्जर्व करना है हमें। फिर उसके बाद आता है 9th, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब MgSO4 टू प्रिवेंट सीजर। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी उसको हमें एडमिनिस्टर करना है MgSO4 यानी कि मेडिसिन मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब क्यों देंगे हम इसे, प्रिवेंट करने के लिए सीजर को, ठीक है ना, प्रिवेंट होता है इससे, सीजर प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो हमें एडमिनिस्टर करनी है मैग्नीशियम सल्फेट। फिर उसके बाद है कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडिली अवेलेबल। क्या बोल रहा है हमें कीप, मतलब हमें अपने पास रखना है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और क्या है रेडिली अवेलेबल, हर टाइम हम पे क्या है ये अवेलेबल भी होना चाहिए। अब क्यों हमें हर टाइम ये अवेलेबल होना है, हमें इसे अपने पास रखना है एज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। क्योंकि क्या है ना गाइस, ये एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट का। बाई चांस अगर क्या होगा मदर में मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या करेंगे, तो अचानक से क्या है हमको एंटीडोट अपने पास रखना है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है ना, ताकि अगर क्या है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई तो हम तुरंत क्या है एंटीडोट दे सके। उसके बाद देख लेते हैं हम 11th, मॉनिटर फीटल वेलबिंग। हमें मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। फीटल वेलबिंग किसके थ्रू करेंगे हम फीटल, मतलब सही है कि नहीं है ना, अच्छे से मूवमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, हार्ट रेट ठीक है कि नहीं है। तो फीटल वेलबिंग के लिए हम किससे करेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा किसके थ्रू करेंगे, फीटल हार्ट रेट। उसके लिए हम देखेंगे फीटल हार्ट रेट, देखेंगे बेबी का फीटल का हार्ट रेट अच्छा है कि नहीं है। फीटल मूवमेंट देखेंगे हम, फीटल मूवमेंट अच्छे से हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये सब मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद 12th पॉइंट है, ठीक है, प्रिपेयर द मदर फॉर डिलीवरी व्हेन इंडिकेटेड एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन। अब अगर क्या है मदर डिलीवरी करने जा रही है तो उसको अगर इंडिकेटेड है, अगर क्या है अगर ज़रूरी है तो उसको क्या है मदर को डिलीवरी, अगर मतलब डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करानी पड़ेगी उसी समय इमीडिएटली, तो हम मदर को क्या है डिलीवरी रूम के लिए एक तो मदर को हम प्रिपेयर करेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और क्या है उसके बाद हम मदर को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं डिलीवरी के बाद। फिर उसके बाद है मॉनिटर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। हमें जो है मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है लेबोरेटरी जो इन्वेस्टिगेशन हमारी क्या क्या आ रही है ना, इंक्लूड प्लेटलेट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया। तो हमें मॉनिटर करना है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। उसके अंदर आते हैं हमारे प्लेटलेट हो गया, प्लेटलेट कितनी, लीवर फंक्शन टेस्ट है इसको भी, और रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन है जिन्हें मॉनिटर करना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस आपको बता दिए। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट में जो वो पॉइंट होते हैं जो आप सभी में ही घुसाते हो, जैसे कि कंफर्टेबल पोजीशन है ना, ये सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कंफर्टेबल पोजीशन दे दी वगैरह वगैरह, ये सब पहले ही आ जाते हैं कंफर्टेबल पोजीशन। मैंने सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताए हैं इसमें, है ना। बाकी आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, मैनेजमेंट में क्या क्या डाल सकते हो आप। बाकी गाइस इतना ही था। बाकी गाइस मैं हर बार वही क्वेश्चन लाती हूँ जो पेपर में रिपीट होते हैं, है ना। तो अब मैं अगला क्वेश्चन भी वही लाऊंगी, देखूंगी जो 3-4 बार पेपर में रिपीट होगा उसी को मैं लाऊंगी। आज के लिए थैंक यू गाइस। अगर मेरे नोट आपको अच्छे से विजिबल हो रहे, दिखाई दे रहे हैं और समझ आ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ के भी सुना है, समझ आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आज के लिए गाइस थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।